स्वागत है आपका आपके अपने चैनल 8 PM शिक्षा मंत्रा पे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ब्लैक बुक। ब्लैक बुक की सीरीज हमारी चल रही है, जिसमें हम कंप्लीट लाइन बाय लाइन ब्लैक बुक कंप्लीट करेंगे। आज हमारा दूसरा वीडियो है और इस वीडियो में हम सबसे ज़्यादा बार बार पूछे जाने वाले 500 सवालों को कंप्लीट कर रहे हैं। उसका ये पार्ट 2 है और हम 101 से 200 तक के सवाल इसमें कंप्लीट करेंगे। 1 से 100 तक के सवाल पिछले वीडियो में कंप्लीट हो चुका है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं आज सवाल नंबर 101 से। सवाल नंबर 101 पे आते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला वायसराय कौन बना? लॉर्ड कैनिंग। ये भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी था और भारत का पहला वायसराय भी था। सन 1857 की क्रांति के बाद इसके पद को गवर्नर जनरल से वायसराय में तब्दील कर दिया गया था। सवाल नंबर 102। स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। 1947 में भारत आज़ाद हो गया, उसके बाद पहले गवर्नर जनरल बने लॉर्ड माउंटबेटन। सवाल नंबर 103। 1784 में यूरोपियनों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधित कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया गया। इसके संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे सर विलियम जोन्स। 104। प्रार्थना समाज, जिसे धार्मिक और सामाजिक सुधार के लिए काम करने वाली एक संस्था के रूप में मान्यता दी गई थी, इसकी स्थापना सन 1867 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट। अगले सवाल की तरफ आएंगे। सवाल नंबर 105। किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्य शोधक समाज की स्थापना की? सत्य की खोज करने वालों का समाज सत्य शोधक समाज को कहा जाता है। तो ज्योतिबा गोविंद राव फूले, इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। 106। सिपाही विद्रोह या ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आजादी की पहली लड़ाई किस वर्ष में हुई थी? 1857। बहुत ही पॉपुलर सवाल है। अगला सवाल। जालियांवाला बाग हत्याकांड में अहम भूमिका निभाने के कारण माइकल फ्रांसिस ओ डायर की हत्या किसके द्वारा की गई थी? उधम सिंह। जलियांवाला बाग हत्याकांड में इसने फायरिंग का ऑर्डर दिया था, इसलिए इनकी हत्या इंग्लैंड में जाके उधम सिंह ने की। 108 नंबर सवाल। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम क्या था? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये पहले अध्यक्ष थे जो इंडियन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन 1885 में आयोजित किया गया था। बार बार आने वाला सवाल है, मुंबई में किया गया था। ये पहला अधिवेशन था जो मुंबई में किया गया था। आपको पता होना चाहिए किसने स्थापना की थी कांग्रेस की? एओ ह्यूम ने। सवाल नंबर 110। 1932 में पूना पैक्ट किनके बीच में हुआ था? तो महात्मा गांधी और बी आर अम्बेडकर के बीच में हुआ था। अगला सवाल। पंडित बिरजू महाराज किस भारतीय नृत्य शैली के महान नर्तक हैं? तो बिरजू महाराज कथक के डांसर हैं। कथक के और कई सारे बड़े डांसर हैं, जिसमें सितारा देवी का नाम भी काफी जाना जाता है। सितारा देवी। बिरजू महाराज काफी फेमस हैं और सितारा देवी फेमस है। 112 नंबर सवाल। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का लोक नृत्य है? तो राजस्थान का लोक नृत्य है घूमर। 113वां सवाल। दांडिया रास किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? दांडिया कहाँ होता है? गुजरात में होता है। पुष्कर मेला राजस्थान के किस जिले में है? अजमेर जिले में है। प्रसिद्ध संगाई महोत्सव नवंबर में मनाया जाने वाला एक वार्षिक सांस्कृतिक उत्सव है, जिसका आयोजन पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में होता है? संगाई महोत्सव के लिए फेमस है मणिपुर। चित्रकला की पट्टचित्र शैली किस राज्य की सबसे पुरानी और लोकप्रिय कला है? तो ये ओडिसी है। याद रखिए, पट्टचित्र शैली संबंधित है उड़ीसा से। निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में
हैदराबाद के चार मीनार स्मारक का निर्माण हुआ? कुली कुतुब शाह, इन्होंने हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किया। कौन सी संरचना 1921 में एडविन लुटियंस के द्वारा अविभाजित सैनिकों के युद्ध स्मारक के रूप में बनाई गई? इंडिया गेट। लुटियंस ने इंडिया गेट बनाया था। किस शहर से चिकनकारी कढ़ाई का काम शुरू हुआ? कढ़ाई का एक प्रकार है जिसको कहते हैं चिकनकारी, वो लखनऊ उत्तर प्रदेश से शुरू हुआ। भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है, क्योंकि वो काफी इस तरीके से है तो वो तटरेखा काफी लंबी हो जाती है। अगले सवाल की तरफ आते हैं। भारत में सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? सर्वोच्च पर्वत शिखर है कंचनजंगा। हिमालय का सबसे सर्वोच्च शिखर क्या है? एवरेस्ट। लेकिन जो भारत में आता है वो है कंचनजंगा। एवरेस्ट के बाद दूसरा है केटू गार्डविन ऑस्टिन, लेकिन वो हिमालय का पार्ट नहीं माना जाता है, तो कंचनजंगा है जो कि भारत में आता है। भारत में सबसे बड़ा खारे पानी का पारिस्थितिकी तंत्र चिल्का झील किस राज्य में है? उड़ीसा में है। चिल्का झील एक लैगून झील है जो समुद्र से कट के बना होता है और वो सबसे बड़ा झील है भारत में, तो इसका आंसर है उड़ीसा। पीली क्रांति इनमें से किसे संदर्भित करती है? पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है बॉक्साइट का उड़ीसा। भारत के उस सबसे पुराने नाभिकीय रिएक्टर का नाम बताइए जिसे 2018 में दोबारा चालू किया गया। अप्सरा। नाभिकीय रिएक्टर क्या होता है? जहां न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए या नाभिकीय विखंडन के जरिए ऊर्जा का उत्पादन होता है। तो एक कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन अर्थात विखंडन होता है। कंट्रोल्ड न्यूक्लियर विखंडन, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। 126वां सवाल। भौतिक विज्ञान की कौन सी शाखा स्थलाकृतियों, उनकी उत्पत्ति और संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन से संबंधित है? भू आकृति विज्ञान, जियोमॉर्फोलॉजी जो है स्थलाकृतियों, उनकी उत्पत्ति और संबंधित प्रक्रियाओं के अध्ययन से के लिए समर्पित है, मतलब उससे संबंधित है। पृथ्वी की सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? अर्थ क्रस्ट के रूप में जाना जाता है, या भूपर्पटी भी कहते हैं। स्वेज नहर का नामक कृत्रिम जलमार्ग किन सागरों को जोड़ता है? स्वेज नहर भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। स्वेज नहर कहाँ पे है, किसके अधीन है? तो इजिप्ट के अधीन है, जो मिस्र नाम से भी जाना जाता है जिस देश को। मिस्र एक देश है जो कहाँ है? अफ्रीका के उत्तरी भाग में है। देश का नाम क्या है? मिस्र। वायु में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा क्या कहलाती है? आर्द्रता या नमी या ह्यूमिडिटी कहते हैं जिसे इंग्लिश में। 130वां सवाल। मूल रूप से भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395। 395 अनुच्छेद थे भारत की मूल कृति में। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है? भारत का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें ज्यादातर अनुच्छेद 1935 के एक्ट से लिए गए हैं और बहुत सारे जोड़ी भी गए हैं, इस कारण से काफी बड़ा संविधान बन गया। भारत के संविधान सभा के गठन का विचार पहली बार किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? मानेंद्र नाथ रॉय। ये पूछा गया है, याद रखें। सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था ये विचार कि संविधान सभा गठन किया जाए? मानवेंद्र नाथ रॉय। कानून के शासन की अवधारणा कहाँ से ली गई है? ब्रिटिश संविधान से ली गई है। अगला सवाल। भारतीय संविधान में प्रदत्त न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा पुनरावलोकन सवाल नंबर 134। भारतीय संविधान में प्रदत्त न्यायपालिका की स्वतंत्रता और न्यायिक समीक्षा अर्थात पुनरावलोकन कहाँ से अंगीकृत किया गया है? तो अमेरिकी संविधान से अंगीकृत किया गया है। मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे जो कि 1947 में आया था, जिनके पास संविधान का मसौदा तैयार करने का कार्य था? बी आर अम्बेडकर। ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष के तौर पे जाने जाते हैं। इन्होंने संविधान में के बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया था। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को लीजिएगा
के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध आदि की प्रकृति में रिट जारी करने की शक्ति है। तो अनुच्छेद 32 में है और 226 में है। तो उच्चतम न्यायालय के लिए 32 में है और उच्च न्यायालय को 226 में, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को इनमें से किस समिति की सिफारिश से जोड़ा गया था? स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन में। भारत के राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हेतु उम्मीदवार के लिए वांछित न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति के लिए भी 35 वर्ष ही होता है। 139वां सवाल, भारत के पहले आम चुनाव का आयोजन कब हुआ था? तो 51-52 में। वर्तमान में लोकसभा सदस्यों की संख्या है कितनी है? 543। प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। 42वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। 143वां सवाल, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? भारत के उपराष्ट्रपति। 143वां सवाल, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। धन विधेयक पर राज्यसभा द्वारा अधिकतम कितने दिनों के लिए रोक लगाई जा सकती है? ये कई बार पूछा जाने वाला सवाल है। सिर्फ 14 दिनों तक रोक सकता है राज्यसभा। धन विधेयक को 14 दिनों से अधिक रोक नहीं सकता। अगला सवाल, 1993 में भारत सरकार ने मानवाधिकारों के उल्लंघन की निगरानी के लिए एक संस्था एनएचआरसी की स्थापना की थी। एनएचआरसी का पूर्ण रूप क्या होता है? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। 146वां सवाल पे आते हैं, केंद्र राज्य संबंधों पर भारत सरकार द्वारा वर्ष कब 1983 में सरकारी आयोग का गठन किया गया था? हमारे भारत देश में केंद्र राज्य संबंधों की बड़ी चर्चा रहती है, क्योंकि हमारा जो देश है वो एक संघ के तौर पे कार्य करता है, जो एक राज्यों का संघ है। इसलिए केंद्र और राज्य संबंध बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इसके बारे में जो बहुत ही इम्पोर्टेंट आयोग है उनमें से एक है सरकारी आयोग। कब बना था ये? 1983 में। भारतीय संविधान में मूल अधिकार के रूप में वर्णित लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 16वें अनुच्छेद में अवसर की समानता की बात तो की गई है, परंतु इसके अपवाद के रूप में आरक्षण को लागू किया, जिसमें अवसर की समानता को ध्यान न रखते हुए कमजोर वर्गों को विशेष अधिकार दिए गए और उनके लिए विशेष आरक्षण की व्यवस्था की गई। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान में शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता है? तो कौन करता है? 23वां। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटा दिया गया? तो ये 44वां संशोधन हुआ था। कब हुआ था? 1978 में। भारत के संविधान के किस भाग में भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकार मौजूद हैं? मौलिक अधिकार किसमें है? भाग 3। एक तरल जो जल है द्वारा गैस जल वाष्प में परिवर्तित होने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। जब जल वाष्प में बदलता है तो वाष्पीकरण के द्वारा बदलता है, वेपोराइजेशन के द्वारा बदलता है, लेकिन दोनों प्रक्रियाएं अलग अलग होती हैं। वाष्पीकरण सभी टेम्परेचर पे होता है और ये किसी लिक्विड के सतह पे होने वाली क्रिया है। और जो आपका क्वथन होता है या बॉइलिंग होता है, बॉइलिंग पूरे ही लिक्विड में होता है और एक सर्टेन टेम्परेचर पे बॉइलिंग होती है। और ये जो वेपोराइजेशन है या वाष्पीकरण है वो सभी टेम्परेचर पे होता है। और ये एक सरफेस फिनोमिना है, बल्कि ये लिक्विड के हर मॉलिक्यूल को इफेक्ट करता है, जो क्वथन है अर्थात जो बॉइलिंग है। अगला सवाल, सवाल नंबर 152, किसी एक सेल में समायोजित किए जा सकने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम क्या है? तो ये है 2n²। अगर कोई सेल है उसका उसका संख्या है मान लीजिए n, जैसे 1 2 3 4 5 जो भी है, तो 2n² तक की संख्या के इलेक्ट्रॉन उसमें समाहित हो सकते हैं।
न्यूक्लियन किसे कहते हैं? न्यूक्लियन कौन कौन से होंगे? वही होंगे जो न्यूक्लियस में पाए जाएंगे। एटम के अंदर न्यूक्लियस होते हैं। न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इसलिए इनको न्यूक्लियस कहते हैं। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3। तो ऑक्सीजन के कितने परमाणु है इसमें? 3 परमाणु। किस तत्व तक अष्टक नियम लागू होता है? तो अष्टक का नियम कैल्शियम तक ही लागू होता है। उसके बाद जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट है उसमें 18 इलेक्ट्रॉन समाहित होने लगते हैं। इसलिए अष्टक का जो नियम है, जो ऑक्टेव रूल है, वो सिर्फ कैल्शियम तक ही फॉलो किया जाता है। तो कैल्शियम उस रसायन वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने यह सिद्ध किया कि किसी तत्व का परमाणु उसके परमाणु क्रमांक उसके परमाणु द्रव्यमान की तुलना में अधिक मौलिक गुण प्रदर्शित करता है, जिसके कारण मेंडलीव की आवर्त सारणी में संशोधन किया गया। तो हेनरी मोसले ने ये प्रमाणित किया था। उसके बाद से नई आवर्त सारणी बनी, जिसे आधुनिक आवर्त सारणी जो भी कहते हैं। तो उन्होंने भी बताया। इसके बाद से द्रव्यमान संख्या को छोड़कर परमाणु संख्या पे आधारित बनाया गया हमारे पीरियोडिक टेबल को। क्या नाम है इनका? हेनरी मोसले। आधुनिक आवर्ती तालिका में कितने समूह और आवर्त हैं? तो 18 समूह हैं और 7 आवर्त। 18 समूह, 7 आवर्त। आइए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। कुल तत्वों में से तत्वों की खोज प्रयोगशाला प्रक्रियाओं के माध्यम से की गई। टोटल 118 तत्व हैं, जिसमें से 24 की खोज प्रयोगशाला में हुई है। सवाल नंबर 159, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा बहुपरमाणविक है? तो सोडियम, आर्गन, ऑक्सीजन। तो बहुपरमाणविक तो ऑक्सीजन भी है और सल्फर भी है। ये है O2। अब ये है S8 में भी पाया जाता है और S4 में भी पाया जाता है। आइए सवाल नंबर 159 पे आते हैं। निम्नलिखित तत्वों में से कौन एक बहुपरमाणविक है? तो बहुपरमाणविक में सबसे ज्यादा परमाणु सल्फर के माने जाएंगे, क्योंकि ये S8 के रूप में पाया जाता है, अष्टफल के रूप में भी पाया जाता है। हालांकि ऑक्सीजन भी O2 के फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे सल्फर को उनसा माना गया है क्योंकि सबसे काफी ज्यादा संख्या होती है सल्फर की, क्योंकि अष्टफल के फॉर्म में भी पाया जाता है। अगला सवाल, किसी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 288 है, तो यह किस समूह से संबंधित है? समूह 18 से संबंधित होगा ये। ये क्या है? एक अक्रिय गैस है, आर्गन। 161वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया द्विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो द्विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? ये। क्यों है? क्योंकि सोडियम सल्फेट में से निकल के सोडियम की जगह यहाँ पे सल्फेट में क्या आ गया? ये बेरियम आ गया। अब बेरियम की जगह पे सोडियम आ गया, तो उन्होंने एक दूसरे को विस्थापित कर दिया। तो इसको द्विविस्थापन अथवा प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी विलयन में बनने वाले विलेय पदार्थ को क्या कहा जाता है? अविलेय पदार्थ को क्या कहा जाता है? माफ कीजिएगा, जो अविलेय पदार्थ है उसका अवक्षेप कहा जाता है। क्योंकि एक विलयन में अगर कोई चीज नहीं विलीन होता है तो उसको अवक्षेप कहेंगे। सवाल नंबर 163, अम्लीय विलयन में डाले जाने पर नीले लिटमस का रंग कैसा हो जाता है? लाल हो जाता है। आइए अगले सवाल की तरफ आते हैं। धातु का वह कौन सा गुण है जिसके द्वारा इसे तार के रूप में लाया जा सकता है? तन्यता। खींचने पर लंबा होता है धातु, इसके लिए तन्यता उसका एक गुण है। खाली जगह विद्युत आवेश की वह ऐसा इकाई है जो लगभग 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉनों में निहित आवेश के बराबर होती है। यह है कूलाम। एक कूलाम में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो सवाल नंबर 166 पे आते हैं। द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के रूप में किसे परिभाषित किया गया है? तो जो संवेग है, जिस पी के फॉर्म में डिनोट करते हैं, वो क्या होता है? मास इनटू वेलोसिटी। कार्य करने की दर अथवा ऊर्जा हस्तांतरण की दर को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? 12 वोल्ट की बैटरी से संयोजित एक बल्ब 13 एम्पीयर की धारा लेता है। बल्ब की शक्ति क्या होगी? बल्ब की शक्ति कैसे निकाली जाती है? वोल्टेज इंटू करंट। पावर बराबर क्या होगा? वोल्टेज इंटू करंट, या आर इंटू आई स्क्वायर। तो यहाँ करंट और वोल्टेज दिया है,
तो कितना हो जाएगा 12 गुना 3 यानी 36। 169वां सवाल, कौन सा नियम या सिद्धांत कहता है कि जब किसी पिंड को पूर्ण या आंशिक रूप से किसी द्रव में डुबोया जाता है तो यह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करता है जो इसके द्वारा विस्थापित द्रव के भार के बराबर होता है। तो ये आर्किमिडीज का सिद्धांत बताता है। जब किसी वस्तु को पानी में अथवा किसी अन्य तरल में डुबाते हैं तो उसके ऊपर बल लगता है। किसके द्वारा बल लगता है? उस तरल के द्वारा बल लगता है जो उस वस्तु के द्वारा विस्थापित किए गए द्रव के भार के बराबर होता है। यही आर्किमिडीज का सिद्धांत है। सवाल नंबर 170, प्रति इकाई समय में पूर्ण दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? आवृत्ति कहते हैं। तो आवृत्ति की परिभाषा क्या होती है? फ्रीक्वेंसी की परिभाषा क्या है? 1/टाइम पीरियड। तो एक टाइम पीरियड क्या होता है? एक दोलन पूरा करने में जो समय है उसको बोलेंगे टाइम पीरियड, और इकाई समय में जितने दोलन पूरे किए गए उनको उसको बोलेंगे फ्रीक्वेंसी अर्थात आवृत्ति। तो एक दोलन कितना हो गया? 171वां सवाल, एक बड़े हॉल की दीवारों से ध्वनि के बार बार परावर्तन को क्या कहा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप ध्वनि की अनुभूति बनी रहती है? इसे प्रतिध्वनि कहते हैं, इको भी कहते हैं। गोलीय दर्पण की परावर्तक सतह का केंद्र बिंदु क्या है? तो गोलीय दर्पण कुछ इस प्रकार होता है। ये उत्तल दर्पण हो गया और आपका ये अवतल दर्पण हो गया। तो दर्पण का जो केंद्र बिंदु क्या होता है? वो होता है ध्रुव अर्थात पोल। दंत चिकित्सकों द्वारा मरीजों के दांतों के बड़े प्रतिबिंब को देखने के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि अवतल दर्पण में किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनना संभव होता है। हमेशा बने जरूरी नहीं है, लेकिन आवर्धित प्रतिबिंब बना सकते हैं। इस कारण से अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण के प्रयोग से आभासी प्रतिबिंब भी बना सकते हैं और वास्तविक भी बना सकते हैं। इसलिए इसका इम्पोर्टेंस काफी ज्यादा बढ़ जाता है अवतल दर्पण का। 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर आकार वाली किसी वस्तु को एक 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 24 मीटर की दूरी पर रखा गया है तो निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? तो एक इस प्रकार से दर्पण है और एक अवतल दर्पण है। फोकस दूरी इसकी है 16 सेंटीमीटर। इसकी दूरी है 24 सेंटीमीटर और इसकी ऊंचाई है। तो आपको फार्मूला लगा के इसको निकालना पड़ेगा। बस आप इतना समझ लीजिए कि फोकस के बाईं तरफ अगर वस्तु होगी तो उसका उल्टा और वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। 175वां सवाल, यदि एक उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर है तो उसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। तो डायोप्टर कितनी है ये तो दिया नहीं है, तो ये सवाल एक्चुअली कंप्लीट नहीं है। कंप्लीट होता तो बनाना आसान होता। डायोप्टर कैसे निकालते हैं? डायोप्टर बराबर होता है 1/एफ। एफ क्या है यहाँ पे? फोकस दूरी है। तो अगर इसकी क्षमता 3 डायोप्टर हुई तो ये आंसर हो सकता है। श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में कौन सा कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश के परिक्षेपण के बाद सबसे कम विचलित होता है? लाल। लाल कलर सबसे कम विचलित होता है, इसी कारण से इसका प्रयोग किया जाता है सिग्नल लाइट वगैरह में। विभिन्न विद्युत उपकरणों में से विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या है? फ्यूज। तापीय प्रभाव पे कैसे होता है कि अगर किसी सर्किट में एक फ्यूज लगा हुआ है तो अगर एक सीमा से अधिक धारा इससे प्रवाहित होगी तो ये फ्यूज के तार गल जाएंगे और धारा की
उनका जो प्रवाह है वो बाधित हो जाएगा। इस प्रकार से अन्य उपकरण जो अधिक करंट के कारण खराब हो सकते हैं वो बच जाएंगे। अगला सवाल, एक लंबी धारावाही सीधी परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता कैसी होती है? तो ये शायद एक हेलिकल इसकी बात कर रहे हैं, तो इसमें हर जगह पे बराबर होता है। चुंबकीय प्रबलता जो होती है, चुंबकीय क्षेत्र या मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी जो है हर जगह बराबर होती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस होती हैं, और वो यहाँ पे पैरेलल हो जाती है। द थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी 1936 के लेखक कौन थे, जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में माइक्रो इकोनॉमिक्स की नींव रखी? तो कीन्स बहुत ही जाने माने एक इकोनॉमिस्ट हैं, जॉन मेनार्ड कीन्स। तो इनका नाम आता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के प्रणेताओं के रूप में। सवाल नंबर 180, जिस दर पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण प्रदान करता है, उसे बदलकर यह धन को प्रभावित कर सकता है, मतलब लिक्विडिटी के फ्लो को प्रभावित कर सकता है। तो ये हुआ बैंक दर। बैंक दर क्या है? जिस दर पे बैंक, मतलब वाणिज्यिक बैंकों को देता है, कमर्शियल बैंक को ऋण देता है। 181वां सवाल है आपके सामने, सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर, 181वें सवाल में देखेंगे, सरकार के कुल व्यय और ऋण को छोड़कर कुल प्राप्तियों के बीच के अंतर को क्या कहते हैं? कुल व्यय और ऋण को अगर छोड़ दें, तो जो कुल प्राप्तियां हैं, मतलब कुल प्राप्तियों में से कुल व्यय को और ऋण को घटा दें तो क्या बचेगा? राजकोषीय घाटा या घाटा। अगर हम देखें तो इससे इसको घटाएंगे तो पता चलेगा घाटा, क्योंकि कुल व्यय और ऋण जो है मिला के प्राप्तियों से अधिक हो जाते हैं, इसलिए होता है घाटा। 182वां सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है? तो आयकर एक प्रत्यक्ष कर है। माफ कीजिएगा, सवाल नंबर 182, निम्नलिखित में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो आयकर एक प्रत्यक्ष कर है, और न्यूनतम वैकल्पिक कर भी एक प्रत्यक्ष कर है। तो जीएसटी आंसर होगा, इसको एक अप्रत्यक्ष कर। सवाल नंबर 183 पे आएंगे, रोजगार स्तर को बढ़ाने, गरीबी निर्धनता को कम करने और आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के उद्देश्य से 1974 से 1979 की अवधि के बीच के लिए भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी? पांचवी पंचवर्षीय योजना गरीबी हटाओ के नारे के साथ आई थी। ये बहुत, इसका नाम है गरीबी हटाओ की चर्चा को लेकर के पांचवी पंचवर्षीय योजना को लाया गया था। भारत में 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? 12 से 17। 12 से 17 भारत की 12वीं पंचवर्षीय योजना की समायावधि मानी जाती है, परंतु ये पूरी नहीं हो सकी, और 14 के बाद 15 में इसे हटा के पंचवर्षीय योजना को खत्म कर दिया गया। नीति आयोग का निर्माण किया गया योजना आयोग की जगह पे। 185वें सवाल पे आते हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एफसीआई के माध्यम से सरकार द्वारा खरीदे गए गेहूं और चावल जैसे अनाज के स्टॉक को क्या कहा जाता है? सुरक्षित भंडार। 186वां सवाल, कौन सा कोशिकांग कोशिका के पावर हाउस के रूप में कार्य करता है? माइटोकॉन्ड्रिया, ये बहुत ही फेमस सवाल है। किसे कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है? एटीपी में नापते हैं, तो एटीपी को ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। हड्डी में निम्न में से किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है? हड्डी किस प्रकार के ऊतकों का उदाहरण है? तो ये संयोजी ऊतक है, कनेक्टिव टिश्यू। यकृत द्वारा स्रावित पित्त मदद करता है, पाचन में मदद करता है। निम्नलिखित में से कौन सा यौन संक्रमण जानलेवा रोग एक विषाणु के कारण होता है? तो एड्स बहुत ही फेमस है, जो यौन संक्रमण से फैलता है, और भी कारण है लेकिन इनमें यौन संक्रमण सबसे ज्यादा फेमस है।
आहार नल का कौन सा भाग कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का पूर्ण पाचन करता है? तो पाचन का सबसे बड़ा भाग जो प्रोटीयात में होता है। प्रोटीयात की भीतरी परत में कई उंगलियों जैसे प्रक्षेपण होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विल्ली। उन्हें विल्ली कहा जाता है। निम्न में से कौन सा पूरे शरीर में संचारित होता है और चोट वाले स्थान पर रक्त का थक्का बनाने में मदद करके विषाणु को बंद करते हैं? तो प्लेटलेट्स में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रक्त का वह भाग है, खाली जगह, रक्त का वह भाग है जिसमें 92% जल होता है और शेष 8% प्रोटीन, खनिज, हार्मोन, एंजाइम तथा अन्य पदार्थ होते हैं। तो ये है प्लाज्मा। 195वां सवाल, श्वसन, लाल स्राव या सैलिवेशन, उल्टी, वॉमिटिंग और क्रमांकुचन पेरिस्टाल्सिस जैसी अनैच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती हैं। मेडुला ऑब्लोंगाटा मस्तिष्क का भाग है जिससे ये सब नियंत्रित होती है। अगला सवाल, आमतौर पर एक स्वस्थ वयस्क में गुर्दे में प्रारंभिक निस्पंदन प्रतिदिन लगभग 180 लीटर होता है, हालांकि वास्तव में उत्सर्जित मात्रा है केवल तो 1 लीटर या 2 लीटर। महिलाओं में यौवनारंभ के दौरान पहला मासिक धर्म के रूप में जाना जाता है, रजत दर्शन के रूप में माना जाता है। तो अगला सवाल, मानव प्रजनन प्रणाली का कौन सा हिस्सा माँ के रक्त से भ्रूण को पोषण प्राप्त करने में मदद करता है? तो गर्भनाल। मलेरिया रोधी दवा क्विनिन किस पौधे से मिलता है? कुनैन। कुनैन के वृक्ष या सिंकोना के वृक्ष से मिलता है। तो आज का हमारा आखिरी सवाल है, जीव के वैज्ञानिक नामकरण या नामकरण की उस प्रणाली जिसका हम आज उपयोग करते हैं की खोज किस वैज्ञानिक के द्वारा की गई थी? तो कैरोलस लिनियस के द्वारा की गई थी। तो ये हुए आज 100 101 से लेके 200 तक के सवाल पूरे। कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।